नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे 2026 की। इस नए साल के लिए देश के नए वादे इरादे की और नए संकल्पों की। भारत जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करने जा रहा है। CSPOC की मेजबानी संसदीय कूटनीति में भारत के नेतृत्व का संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सहयोग में भारत की अग्रणी भूमिका का प्रमाण है। भारत लोकतंत्र की जननी है और संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी एक बड़ी उपलब्धि है। 1 फरवरी को देश का आम बजट रहेगा। वैसे 2025 में भी भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूत बढ़त दिखाई और 2026 में तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद यह माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी। कृषि, रक्षा और लघु एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष ध्यान रहेगा। इसके साथ ही अंतरिक्ष में भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के लिए 2026 का साल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा संकल्प भारत के गृह मंत्रालय का है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि नक्सलवाद दम तोड़ रहा है और 2026 में भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। 2026 का साल राजनीति और चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में, नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में कहा कि नव वर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का अवसर होता है। इसलिए वर्ष 2026 देश और समाज के लिए सुख, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। लिहाजा मुद्दा आपका में आज हम बात 2026 भारत के लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण श्रीवास्तव जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। रामनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक विनय कुमार सिंह जी से। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय के उप निदेशक महेश कौशिक जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत हम लोकतंत्र से करेंगे क्योंकि एक बड़ा सम्मेलन CSPOC जनवरी में होने जा रहा है। भारत में लोकतंत्र के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा संदेश है, बड़ा संकेत है। रामनारायण जी, आप कैसे देखते हैं इस सम्मेलन को? देखिए, CSPOC भारत की वैश्विक संसदीय लोकतंत्र के प्रति आस्था, निष्ठा और उसके प्रति अपने समर्पण का प्रतीक है। 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की, तब से भारत लगातार इससे जुड़ा रहा है। 3 सम्मेलन भारत आयोजित कर चुका है। ये 4था सम्मेलन जो भारत में आयोजित होने वाला है जी। इस सम्मेलन की सबसे खासियत है कि इसमें हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसकी विभिन्न प्रणालियों को सशक्त करने के लिए और जनता की आवाज़ लोकतंत्र में जनता सरकार तक पहुँचे, सरकार का संदेश पहुँचे, उसको कितना सुलभ, कितना सुगम, कितना फास्ट किया जा सकता है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। इस पर चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, इसको लागू करते हैं। तो इस दिशा में भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी अपनी जो भूमिका है, उसने जो पिछले अपने 75 सालों में जो काम किया है, पिछले 28 सालों में उसने इसको और मजबूती प्रदान की है और विभिन्न देशों में जहाँ लोकतंत्र नहीं है उनको प्रेरणा भी दी है भारत ने कि किस तरह से संसदीय लोकतंत्र के जरिए हम मानव कल्याण कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो वैश्विक लक्ष्य हमारे जो फ्यूचर के भविष्य के, उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस दिशा में इस सम्मेलन की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। जी रामनारायण जी, अगर बात CSPOC जो जनवरी में सम्मेलन होने जा रहा है भारत में, अगर बात की जाए संसदीय प्रक्रिया की, तो इस संसदीय प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और सोशल मीडिया के एकीकरण पर खासा जोर रहने वाला है, फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो तकनीकी उन्नति और आधुनिक शासन है उसके प्रति भारत ने एक वैश्विक संदेश दिया है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये AI का ज़माना है, सारी दुनिया AI पे बढ़ रही है। तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, जो विधायी प्रक्रिया, उसमें AI का कितना उपयोग किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, जिससे इसको और तेज किया जाए। हमने देखा भारतीय संसद में हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। हाल में ही हमने अपने
कई भाषाओं में अनुवाद किया है। अब भाषणों को सुना जा सकता है कई भाषाओं में जाकर के। हमने तकनीक का इस्तेमाल किया है। हमने बहुत साल पहले ही हमने लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया था। अब भाषाओं का अनुवाद हो गया। हर क्षेत्र की जो सांसद हैं वो अपनी भाषा में भाषण दे सकते हैं, उसको सुना जा सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि जनता की आवाज़, क्षेत्रीय विविधता, भाषाई विविधता, उनको संजोकर रखने में, उनको साथ लेकर चलने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया के जरिए संदेश फैलाया जा रहा है, पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। तो सोशल मीडिया में भी इसको कैसे लागू किया जाए, किस तरह से संसद की आवाज़, सरकार की आवाज़, जनता की आवाज़ को, किस उनकी समस्याओं को कैसे हल करके सोशल मीडिया के जरिए इतने फास्ट तरीके से पहुँचा जाए, तो सोशल मीडिया का उपयोग, उसका दुरुपयोग ना हो, सही उपयोग हो। क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई चीज़ों का दुरुपयोग होता है, तो उसको सही अर्थों में तकनीक के माध्यम से उपयोग करने पर भी हमें चिंतन करना, मनन करना। तो ये बैठक जो होगी 28वें सम्मेलन जो नई दिल्ली में होगा, वो इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये किस तरह से हम AI को, कृत्रिम मेघा को इसमें लेकर आएँ और किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करके हम संसदीय और विधायी लोकतंत्र, विधायी विधिया जो कामकाज है उसको और तेज़ी से मजबूत कर सकें। जी बिल्कुल। अगर बात P20 की मैं करूं, क्योंकि कुछ समय पहले जब P20 का आयोजन देश में हुआ था, उसकी मेजबानी भारत ने की थी, तब भी संसदीय प्रक्रियाओं के लिहाज से, संसदीय मुद्दों के लिहाज से कैसे आम आदमी के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, इस पे जो विश्व के देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, जहां संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली है, उनके अध्यक्षों ने, उनके नेताओं ने चर्चा की थी, संवाद किया था। खासतौर से गरीबी, असमानता, कुपोषण जैसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विश्व एकजुट होकर भारत आह्वान करता रहा है, वसुधैव कुटुंब का भी। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब G20 की मेजबानी भारत को मिली थी तो भारत ने कई तरह के U20 की, P20 की, बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत की थी। साउथ अफ्रीका उससे जोड़ा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें चर्चा हुई थी। पूरी दुनिया के बड़े देश, सब देश मिलकर के उसमें जुटे थे। तो उसमें जब P20 के सम्मेलन भारत ने किया तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हमने उन मुद्दों पर, ग्लोबल साउथ की जो बात थी, जो सुनी नहीं जाती थी, उसको हमने नई दिशा दी है। उस सम्मेलन के जरिए उस आवाज़ को पहुंचाया है। इसमें हमने पर्यावरण के प्रति दुनिया की चिंता है, गरीबी के प्रति चिंता है, कुपोषण की प्रति चिंता है, शिक्षा के प्रति चिंता है, जितने ग्लोबल साउथ के मुद्दे हैं उनको एक आवाज़ दी गई कि सारी दुनिया जो विकसित देश हैं वो भी इन मुद्दों से जुड़े और उन पर ध्यान दे। केवल राजनीति और उन सब आप सामरिक तरीके से दुनिया को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको अपने बेसिक इशूज हैं, मुद्दे हैं, गरीबी हो, कुपोषण हो, पर्यावरण, इन सबको आपको आगे लाना होगा, इन पर चर्चा करनी होगी, इनका समाधान करना होगा। तो P20 उस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब जो SCO जब सम्मेलन हो रहा है, संसदीय सम्मेलन हो रहा है राष्ट्रमंडल देशों का, ये उसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं इसमें भी वो संसद की जो भूमिका इन मुद्दों को लेकर उनको आगे लाया जाएगा। जी, बात चाहे AI की जाए या सोशल मीडिया की, तो आज के दौर में जब हम बात संसदीय लोकतंत्र प्रणाली की करते हैं तो जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और भारत की संसद ने ये करके दिखाया है। जैसा कि रामनारायण जी ने कहा कि कई भाषाओं में अनुवाद इसकी एक कड़ी है। जाहिर तौर पर CSPOC की मेजबानी करके भारत शासन में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में एक अग्रणी देश के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है। उम्मीद है कि यह सम्मेलन जो जनवरी में होने वाला है, राष्ट्रमंडल देशों में भविष्य की संसदीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा, जिससे AI और सोशल मीडिया उपकरणों को अपनाकर आधुनिकीकरण और बेहतर नीति निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर तौर पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जनवरी में जो सम्मेलन होने जा रहा है संसदीय प्रक्रिया के लिहाज से। लेकिन आने वाला साल एक महत्वपूर्ण वर्ष है संकल्प का, और वो संकल्प है नक्सलवाद से मुक्ति का, जिसे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल व्यक्त किया था। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस मुद्दे को। उम्मीद की जा रही है कि 31 मार्च 2026 से पहले भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वर्ष है इसमें एकात्म मानव दर्शन के 60 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125 वर्ष उनके जन्म के पूरे हो जाएंगे। तो इसमें कुल मिला जुला करके जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है पार्टी और उससे जो सरकार बनी है, उसमें दो तीन चीजें बहुत क्लियर है। सरकार अंतिम व्यक्ति के हक और हित की बात करेगी। सरकार वहां पहुंचेगी जो व्यक्ति सरकार तक नहीं पहुंच सकता है। डिप्लोमेसी हम नेक्स्ट लेवल करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसमें आंतरिक वायु सुरक्षा है, वो हमारा फोकस रहेगा, और विकास जो है हमारा फोकस रहेगा। तो हमने एक विजन दिया 2047, और ये जो 2047 विजन दिया, तो ये केवल विकास का विजन नहीं है, सुरक्षा का विजन।
और 2047 विजन भारत सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन नहीं है, ये देश से प्रेम करने वालों का विजन नहीं है, ये विजन देश विरोधी ताकतों का भी है, जिसका नाम विजन 2047 है। अंतर क्या है दोनों में कि देश विरोधी ताकतों का एजेंडा है 2047 तक। पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट भी मिला था पटना में, जब रेड किया था पीएफआई को बिहार पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज ने मिलकर के, तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से लिखा हुआ है कि 2047 तक कैसे भारत को गृह युद्ध में ले जाना है, उसकी रूपरेखा बनाई गई थी, उसके टूल किट बनाए गए थे, भारत को कैसे अविकसित राज्य के कैटेगरी में डालना है, भारत में कैसे ब्लड बाथ होना चाहिए, भारत किस तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। ये विजन 2047 है देश विरोधी ताकतों का, नक्सलियों का, पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों का, और एक विजन है भारत सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक विजन है कि हम विकसित राज्य बनेंगे, हम सुरक्षित राज्य भी बनेंगे, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और हमारी आंतरिक सुरक्षा भी नेक्स्ट लेवल रहेगी। उसमें जब मार्च 2026 का लक्ष्य रखा गया तो आप देखेंगे कि मीडिया में जो थोड़ा सा सेकुलर जमात था तो हंस रहा था कि अरे ये मजाक की बात है कि आप कैसे डेडलाइन दे सकते हैं नक्सलवाद जैसी बीमारी को लेकर के। और आप देखिए कि मार्च में 3 महीने बाकी हैं और 3 नक्सलाइट भी पूरे देश भर से नहीं बचे हुए हैं जो मुखर होकर के कह रहे हो कि और या तो सरेंडर हो रहे हैं नहीं तो मारे जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि नक्सलवाद का जो विषय है भाई साहब, ये केवल बंदूक से हल नहीं हुआ है। नक्सली जो प्रभावित क्षेत्र थे वहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, अभी तक सरकार नहीं पहुंच पाए, इसके लिए नक्सली प्रयास भी करते हैं। शिक्षा न पहुंचे, मोबाइल टावर न पहुंचे, रोड न पहुंचे। इस सरकार में शिक्षा पहुंची, मोबाइल टावर पहुंचे, रोड पहुंचे, विकास पहुंचा। और आप कमाल की बात देखेंगे कि रेड कारपेट वेलकम है सरकार की तरफ से जो सरेंडर कर रहे हैं। और उसमें वैसे नक्सली जो निर्दोष तो नहीं कहेंगे नक्सलियों को, लेकिन जिनको बहला फुसला करके, जो गरीब आदिवासी थे उनको बहला फुसला करके ले जाया गया, और वैसे लोग जो जेल में हैं उनको भी सरेंडर पॉलिसी का पार्ट बनाया गया है। तो एक मानवीय अप्रोच भी है, एक विकास का अप्रोच भी है, और एक शासन प्रशासन का डंडा भी है कि आप वैसे नहीं मानेंगे तो आप इस तरीके से मानिए। विनय जी, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर हम बात पिछले 3-4 दशकों की करें तो कई राज्यों में नक्सलवाद ने विकास में बाधा उत्पन्न की, विकास योजनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बात चाहे अस्पताल की हो, स्कूलों की हो, आदिवासी क्षेत्रों की हो, विकास में अवरोधक बने नक्सलवाद। क्या आपको आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? बिल्कुल सही बात है कि विकास के पैरामीटर्स क्या हैं भारत में और दुनिया भर में, गांव में, शहर में। सड़क विकास का पैरामीटर है, जो बाहरी दुनिया है, बड़ी दुनिया, उससे संपर्क है, मतलब कि टेलीकम्युनिकेशंस उसका एक पैमाना है। शिक्षा पैमाना है, स्कूल बनने पर नक्सली उड़ा देते थे, स्कूल, रोड उड़ा देते थे, मोबाइल टावर उड़ा देते थे। लोग जंगल में ही रहे, बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता न ये रहे। सरकार एक एलियन, एक कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में लोगों को पूरे तरीके से जानकारी नहीं थी। सरकार कोई वेलफेयर मॉडल वाली चीज होती नहीं है। तो ये सब जो भ्रम है ये टूटा है इस सरकार में। दूसरी एक प्रमुख बात मैं बताता हूं आपको। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा में आंतरिक बाहरी सुरक्षा की मैं बात कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात जो इस सरकार में देखने को मिलती है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कि जब वो कहते हैं कि हम मैकालियन जो मॉडल है उसको हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो मैकाले का मॉडल क्या कहता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में उसकी दृष्टि क्या है मैकाले मॉडल की? मैकाले मॉडल कहता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमारी दृष्टि कहती है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। तो गवर्नेंस में भी देखेंगे कि जो सबसे कमजोर आदमी है उसके दरवाजे तक सरकार का पहुंचना। और दूसरा, मैकाले का जो दृष्टि है वो कहती है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारी दृष्टि नहीं कहती है। हमारी दृष्टि वसुधा का कुटुंब उस व्यक्ति को भी मानती है जो पाकिस्तान में भी रह रहा हो लेकिन निर्दोष हो। तो आप देखेंगे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और युद्ध में भी बुद्ध की स्थिति रह सकती है और त्रेता के नियम से भी कलयुग में युद्ध लड़ा जा सकता है, ये हमने बताया है। और इस बात को हमने झुठलाया है कि साबित किया है कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट और ये एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। पाकिस्तान डेस्परेट बॉम्बिंग कर रहा था हमारे यहां सिविलियन एरियाज पे। हमने जब पाकिस्तान में पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स किए तो इस बात का ध्यान रखा कि उस घर को, लाखों की बस्ती में उस घर को टारगेट किया जाए जहां से आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंब की हमारी भावना
पाकिस्तान तक भी पहुंचती है और उन नागरिकों को भी हम उस कुटुंब मानते हैं जो निर्दोष है। तो भारत ने बहुत एक महान परंपरा को जो हमारी रही है उसको प्रमाणित किया है और उसको हमने प्रूव किया है कि युद्ध में भी हम उस परंपरा का पालन करते हैं। युद्ध में भी बुद्ध की स्थिति हमारी रहती है और त्रेता के जो नियम है वो आउटडेटेड नहीं है, वो कलयुग में भी अगर आपात स्थिति होती तो उसका पालन करते हैं। उसी स्थिति में आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, बाह्य सुरक्षा का विषय हो, ऑपरेशन सिंदूर हो या नक्सलिज्म को हम लोग कैटर कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, या हमारा गवर्नेंस हो, हमारी डिप्लोमेसी हो या हमारा विकास का विषय हो, इसमें हमने इस परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में और एक सफल प्रतिनिधि के रूप में हमने अपने आप को स्थापित किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर हम बात बीते वर्षों की करें, 11 वर्षों की करें, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है, नक्सलवाद दम तोड़ रहा है और इस आधार पे कहा जा सकता है कि 2026 में भारत नक्सलवाद से मुक्त होगा। लेकिन महेश जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूं, क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से 2025 का साल तमाम तरह की वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत के लिए अच्छा रहा। जीडीपी की ग्रोथ भी ठीक ठाक रही, अच्छी रही, एक बार तो 8 को भी पार कर गई थी, 8% को भी पार कर गई थी। लेकिन 2026 के बारे में मैं जानना चाहता हूं। एक तो 1 फरवरी को बजट होगा देश का, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से आने वाला साल कैसा रहेगा? जी मनोज जी, निश्चित रूप से 2025 का जो वर्ष रहा है वह आर्थिक प्रगति के हिसाब से अच्छा वर्ष माना जाएगा, क्योंकि हमने पहले 6.5% का जो ग्रोथ रेट अभी अनुमानित किया था 2025 और 26 के लिए, अब उसके अनुमान को हमने बढ़ाया है और उसको बढ़ाकर के अब हमने 6.8% से 7.3% किया है। और हमारे इस अनुमान पर मूडीज जो कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है उसने भी मोहर लगाई है, क्योंकि उसने भी कहा है कि जो G20 देश हैं उन देशों में 2025 और 26 के लिए सर्वाधिक तेजी से प्रगति करने वाला अगर कोई देश रहेगा तो वह भारत होगा। तो इसलिए 2025-26 को हम आर्थिक प्रगति के हिसाब से भारत के लिए एक बेहतर राष्ट्र मान सकते हैं। जहां तक बात आर्थिक प्रगति के आगे विजन की है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सदैव चर्चा करते हैं जिसमें वे बात करते हैं विजन की, और यह उनका और कहीं ना कहीं सरकार का यह विजन है। और विजन में जब बात करता हूं तो उस विजन का अपना एक अर्थ है। विजन में जो वी है वो विकसित भारत 2047 का वास्तव में विजन है। तो वी फॉर विकसित भारत 2047 है, जिसमें अभी हमने 2025 में जिसकी आपने चर्चा की, उसमें हमने जापान को पीछे छोड़कर भारत पूरे विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और 2028-29 में आशा है कि यह जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उसमें आई विजन यानी आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। अभी विनय जी ने रोड की बात की थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में जो हमारा सड़क जो निर्माण है वह 12 किलोमीटर प्रतिदिन था, जो बढ़कर के इस समय पर 34 किलोमीटर प्रतिदिन है, जिसका टारगेट 40 किलोमीटर प्रतिदिन ले जाने का इस सरकार का है, जो मुझे लगता है कि इस विजन 2047 के लिए है। इसी तरह से अगर हम एस की बात करें विजन में, तो एस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम भविष्य में बनाए रख सकते हैं। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार काम किया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 17 गोल निर्धारित हुए हैं उन पर नियमित रूप से काम हो रहा है। और जो अगला आई है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ऐसी ग्रोथ जिसमें महिलाएं, युवा, किसान और विकास के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति शामिल हो। और ओ फॉर आउटवर्ड ओरिएंटेड इकोनॉमी है, यानी निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था, जिसमें कि हम लगातार इलेक्ट्रॉनिक सामान, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सब उत्पादों पर फोकस कर रहे हैं। और पिछले वित्त वर्ष में हमारा जो निर्यात है वह वस्तुओं और सेवाओं का 10% के लगभग दोनों का मिलाकर के बढ़ा है। और लास्ट में जो विजन में एन है उसका मतलब है नेशन ओरिएंटेड, नेशनलिज्म ओरिएंटेड इकोनॉमी, यानी जहां राष्ट्रवाद की बात हो, जहां पर राष्ट्र प्राथमिकता हो, एक ऐसी नीति हम
आर्थिक बनाए, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी अभी कल भी नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों से मिले हैं और उस विजन 2047 पर एक विस्तृत चर्चा की है। जी, जाहिर सी बात है, जब हम बात अर्थव्यवस्था की करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो स्वदेशी आधारित भारत आत्मनिर्भर बने, इस पर फोकस रहा है। 2025 में देखा, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि स्वदेशी के साथ भारत आत्मनिर्भर बनेगा और कई क्षेत्रों में स्वदेशी उपकरणों के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता को हासिल भी किया है। रक्षा क्षेत्र इसका उदाहरण है। लेकिन रामनारायण जी, अगर बात 2026 की जाए तो राजनीति के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2026 की शुरुआत में 5 विधानसभाओं के चुनाव हैं। इसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी है। सबसे महत्वपूर्ण बड़ा राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता में हैं। उसके पहले 30 साल तक वामपंथी दल सत्ता में रहे। तो कोई भी एक जो अब कांग्रेस और भाजपा जैसे जो बड़े दल देश के हैं, वो पिछले लंबे समय से आप देखा जाए तो भाजपा तो पश्चिम बंगाल थी नहीं। हालांकि भाजपा के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से ही थे, लेकिन बाद में भाजपा वहाँ कुछ नहीं कर पाई। लेकिन पिछले आप देखें 10 साल के अंदर तो भाजपा ने जो प्रगति की पश्चिम बंगाल में, वो उसके इस बार नतीजों में, चुनावों के जो परिणाम आएंगे उसमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और वहाँ पर जो बदलाव की स्थिति बनी है वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो स्थितियाँ हैं और बंगाल का पिछड़ापन है और बंगाल की जो समस्याएं हैं, बंगाल के जो मुद्दे हैं, उनमें कहीं ना कहीं लोग बदलाव की छटपटाहट लोगों में देखने को मिल रही है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा जो कि देश की राजनीति में बड़ा व्यापक और लंबे समय तक के लिए असर डालेगा। तमिलनाडु का चुनाव चूँकि दक्षिण की राजनीति में अलग महत्व रखता है, जहाँ पर क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व लंबे समय बना हुआ है, वहाँ पर अभी भी राष्ट्रीय दलों की जगह नहीं है। लेकिन हाँ, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, क्षेत्रीय दलों की जो स्थितियाँ हैं उनमें बदलाव करने की कोशिश होगी और हमें लगता है कि साउथ में एक नए बदलाव की स्थिति आएगी। और साथ में केरल का चुनाव है, यहाँ केरल में जो कि पहले भाजपा से अछूता था, भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी भाजपा का खाता नहीं खुलता था, केवल एक बार एक एमएलए और इस लोकसभा में एक सांसद जीत पाया है। अब चूंकि हाल में जो निकाय के चुनाव हुए थे उसमें तिरुवनंतपुरम जैसी राजधानी की मेयर की सीट भाजपा ने जीती है, जो एक केरल की राजनीति में सकारात्मक और एक नए रचनात्मक बदलाव के संकेत देती है। वो 2 गठबंधनों की राजनीति से उबरने की कोशिश कर रहा है। असम में भी वही समस्या है, कुछ पटी समस्या है। असम में पिछले लंबे समय भाजपा शासन में है और उसने जो काम किए हैं उसे भाजपा उम्मीद बत्ती है। लेकिन ये 5 विधानसभा के चुनाव जो हैं वो विपक्ष की राजनीति पे देखा जाए तो उनके लिए बड़ी चुनौती हैं। वो लंबे समय से अपनी स्टेबिलिटी चुनाव में नहीं दिखा पा रहे हैं। हालांकि बिहार के चुनाव में बहुत बड़ी बातें हुई थी, लेकिन परिणाम आए तो पता लगा विपक्ष के मुद्दे थे वो हवा में थे, जमीन पर नहीं थे। अब विपक्ष को ही साबित करना है, लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है और मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। तो वो भी इसमें सकारात्मक ढंग से चुनाव मैदान में जाए और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। रामनारायण जी, कहीं ना कहीं विधानसभा सीटों का जो परिणाम होता है, जो चुनावों का असर होता है, वो राज्यसभा चुनाव जो होते हैं सीटों के लिए उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और 2026 का साल जो है वो राज्यसभा की जो सीटें हैं उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए जो 72 सीटों के चुनाव होने हैं 2026 में राज्यसभा के, उनमें अधिकांश अभी जो विधानसभा हैं उन्हीं के आधार पर चुनाव होने। इसलिए अभी जो विधानसभा स्थिति है उनमें चाहे उत्तर प्रदेश हो जो नवंबर में चुनाव होंगे या पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, तो जो विधानसभा मौजूदा स्थिति पे चुनाव होना, चाहे आंध्रा हो, तेलंगाना हो, तो उसमें जो साफ दिखता है किसके एमएलए कितने हैं, उसमें एनडीए और बीजेपी को मजबूती मिलेगी और विपक्ष को इस साल कम से कम राज्यसभा में कोई अच्छी उम्मीद नहीं, बल्कि और कमजोर होगा वो। जाहिर सी बात है 2026 की जो चुनावी राजनीति है विधानसभाओं की, उसका क्या असर होगा, इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है चुनावी साल। लेकिन अगर विनय जी मैं बात करूं देश की सुरक्षा की, आतंकवाद के मुद्दे की, 2025 में हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने संदेश दिया दुनिया को कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता रहेगा आगे भी। और ये साफ साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को दिया। आप कैसे देखते हैं जो रक्षा का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि सरकार में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है और विपक्ष का जो विरोध है वह
लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन की तरह है, उससे वो ऑक्सीजन प्राप्त करता है लोकतंत्र। लेकिन अगर सरकार का विरोध करते करते विपक्षी पार्टियां भारत का विरोध करने लगे, या सरकार का विरोध करते करते कहीं आप दुश्मन राष्ट्र का समर्थन करने लगे, तो ये चिंता का विषय हो जाता है। तब राजनीति महज राजनीति नहीं रह जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो जाता है। जी, बंगाल का चुनाव हो या भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को देख लीजिए, इस बात का भान खत्म हो जाता है कि आप भारत के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, कि मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, कि करते करते कहीं उन देशों के समर्थन में तो आप नहीं चले गए। और मुझे लगता है बार बार कि वो जो लक्ष्मण रेखा है उसको विपक्षी पार्टियां क्रॉस कर जाती हैं। अब बंगाल का ही विषय ले लीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री है, और ममता बनर्जी इसलिए जानी जाती थी 15 साल 20 साल पहले कि वह घुसपैठ की बहुत मुखर विरोधी थी। उस समय सीपीएम की सरकार थी, घुसपैठिए सीपीएम के वोटर थे, उसके पहले कांग्रेस के वोटर थे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी को लगा कि ये जो घुसपैठिए हैं ये हमारे लिए लाभकारी है और वो हमारे वोटर बन गए, उनका सुर ताल बदल गया। और उनका जो घुसपैठियों के प्रति जो मोह है जी, या जो सरकार चलाने में जो उसकी उपयोगिता है, ये मुझे लगता है कि ये राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है। और ये चुनाव का विषय होना चाहिए। जब लोग वोट करें तो इस बात को ध्यान में रख करके करें कि घुसपैठिया जैसे संवेदनशील विषय जो राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देता है, उसको लेकर के जिस पार्टी को वोट देने का मन बना रहे हैं या नहीं देने का मन बना रहे हैं, उनका रुख क्या है। जी, जाहिर सी बात है 2025 में भी जो घुसपैठियों का मुद्दा है या उससे पहले भी देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और 2026 में भी जो घुसपैठियों का मुद्दा है, खास तौर से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या किसी और देश से घुसपैठ करके भारत में छुपकर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार लगातार चिन्हित कर रही है और उनको वापस उनके देश भेजना भी चाहती है। उसके लिए कार्रवाई भी सरकार सख्त करने के मूड में है और 26 में देखने को भी मिलेगा। लेकिन अगर बात स्पेस की जाए, अंतरिक्ष की जाए, तो 2026 जो है वो भारत के लिए खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, खासतौर से सोलर मिशन आदित्य L1 के लिहाज से। लेकिन बात अर्थव्यवस्था की है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर ही सब कुछ टिका हुआ है। और अगर बात महेश जी मैं समझना आपसे चाहूं, क्योंकि सर्विस सेक्टर का योगदान तो बहुत अच्छा है अर्थव्यवस्था में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर बात की जाए तो औसत वार्षिक दर 2025 से 2031 के बीच 9% रहने का अनुमान है। इसको आप कैसे देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से? जी, जैसा कि अभी हमने कहा ही था कि भारत जो है वह 2025 और 26 में तो निश्चित रूप से अच्छा कर ही रहा है। उससे अगला अगर हम वित्त वर्ष देखें 2026-27, उसके लिए भी जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं, यानी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, वह उसके अनुसार निश्चित रूप से आगे बढ़ने की दिशा में आंतरिक सुरक्षा से विकास की ओर के मंत्र पर सरकार बढ़ने का प्रयास कर रही है। जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पर भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में, भारत ने अपनी प्राचीन जो विरासत है वास्तव में उसे आधुनिक विश्व से जोड़ने का कार्य किया है। चाहे वह योग है, चाहे वह आयुर्वेद है, या भारतीय फिल्म उद्योग है, या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, उस पर भारत ने अपने आप को स्थापित किया है कि किस प्रकार से भारत बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान पूरे विश्व में बना रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में देखें अगर, तो भारत अब तीसरे स्थान पर पूरे विश्व में आ गया है और अब ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बना है। ब्रिक्स में हमने देखा है कि भारत ने कितना अच्छा कार्य करते हुए नेतृत्व पूरे जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनको दिया है। इसी तरह से अभी हम देख ही रहे हैं कि जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि CSPOC जो जनवरी में कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन है, उसको भारत अभी उसका नेतृत्व कर रहा है। इस तरह से विश्व व्यापार में जो भागीदारी है वह निरंतर भारत की बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा जी कि 2025-26 में हमने जो टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे वह इनकम टैक्स हो जिसकी सीमा हमने 12 लाख तक की है, चाहे वह GST रिफॉर्म्स हो जिसमें हमने 12 और 18% का स्लैब हटाया है, उसने बाजारों को एक नई गति प्रदान की। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आर्थिक जो संकेतक हैं वह बहुत अच्छे हैं
भारत के जी, भविष्य। जाहिर सी बात है 2025 में जो आर्थिक सुधार भारत ने किए हैं उसके अच्छे परिणाम 2026 में या आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा कि नववर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का अवसर होता है और 2026 इसी तरह का एक अवसर है भारत के लिए, दुनिया के लिए। रामनारायण जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विनय जी, महेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।